है ना। हाँ, कोऑर्डिनेट कहां तक आएगा, आज जितना हो जाएगा वहां तक आएगा, बिगनर बॉक्स 2 तक आएगा। आज बिगनर बॉक्स 2 पूरा कर लेना बेटा, बच्चों बिगनर बॉक्स 2 पूरा कर लेना, बिगनर बॉक्स 2 तक आएगा, ठीक है, हो जाएगा। कोई इजी है बिगनर बॉक्स 2 में, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आज अभी मैं करा दूंगा कुछ क्वेश्चन तो, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक लिया था, इन सेंटर, इन सेंटर का फॉर्मूला बता दिया था क्या लास्ट क्लास में, डिराइव हो गया था शायद, है ना, इन सेंटर का हो गया था ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो इन सेंटर के बाद अब नेक्स्ट इसमें आता है, इन सेंटर के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। तो सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर होता है इंटरसेक्शन, सरकम सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, intersection point of perpendicular bisectors, intersection point of perpendicular bisectors of sides। जो ट्राइंगल की साइड्स होती है, जो ट्राइंगल की साइड, ठीक है, हाँ अभी भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, हाउ हाउ। सरकम सेंटर अपन बोलते हैं कि जो ट्राइंगल की साइड्स होती है, लेट्स से ट्राइंगल की साइड है ए बी सी, ठीक है। तो इन तीनों साइड्स का यदि अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, जो मिड पॉइंट से जाएगा और परपेंडिकुलर जाएगा, इसको बोलते हो ना, मिड पॉइंट से जाएगा और परपेंडिकुलर जाएगा, मिड पॉइंट से जाएगा और परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है, डी ई एंड एफ, ठीक है। तो ये जो है इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। लेट्स से इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ओ सरकम सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, एंड इट इज इक्विडिस्टेंस, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम all the vertex, सारे वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस है, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स। तो सारे वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस है, तो इसलिए इसको सेंटर लेकर आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो इन तीनों वर्टेक्स से पास होगा, and this circle is called what, circumcircle, this is called circumcircle। और ये जो डिस्टेंस है इसकी ओ से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, तो ओ ए बोलो या ओ बी बोलो या ओ सी बोलो, कोई सी भी डिस्टेंस आप बोलोगे तो वो डिस्टेंस क्या होगी, सरकम रेडियस। तीन चीजें, ये सरकम सेंटर, ये सरकम सर्कल, और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज सरकम रेडियस, वो सरकम रेडियस, ठीक है। इसके लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, लेट्स से दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। इसके लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है सरकम सेंटर निकालने के लिए, जैसे आपके पास सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला था, है ना, इन सेंटर के लिए भी फॉर्मूला था। इसके लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए क्या है, मेथड है, इसके लिए आपके पास मेथड, क्या मेथड है, लेट सरकम सेंटर इज एक्स वाई, सरकम सेंटर को आप कोई पॉइंट मान लेना एक्स वाई, ठीक है। तो तीनों वर्टेक्स गिवन है आपको, x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, x3 y3 गिवन है, ठीक है। ट्राइंगल इक्विलेटरल जरूरी है क्या, नहीं 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 नहीं, इक्विलेटरल की कोई बात ही नहीं है, जनरल कोई भी ट्राइंगल, हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, हर ट्राइंगल के लिए, ठीक है। सरकम सेंटर अपन ने मान लिया एक्स वाई, ठीक है, ओ, तो आप क्या करेंगे, एक बार ओ ए इज इक्वल टू ओ बी करो,
और एक बार OB इज इक्वल टू OC कर दो, या OC इज इक्वल टू OA कर दो, कुछ भी एक चीज कर दो, ठीक है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तो OA इक्वल टू स्क्वायरिंग कर देना, भले स्क्वायरिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो OA स्क्वायर आप करोगे, तो OA स्क्वायर करोगे, O अपन ने XY मान ही रखा है, तो OA स्क्वायर करोगे तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। OB स्क्वायर करोगे तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी xy में, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही इसको करोगे तो अगेन एक और इक्वेशन बनेगी xy में, तो xy में से दो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2 एंड गेट xy, 1 और 2 को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको xy पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। सब में सेंट्रोइड इज इक्वल टू कर देंगे। सेंट्रोइड क्यों करेंगे, ये सेम क्वेश्चन बिगनर्स में वो भी इसी मेथड से हो गया, ओके ओके, ठीक है। हाँ हाँ, बिगनर बॉक्स 1 में भी ठीक है, हो सकता है, चलो, है ना। तो सर्कम सेंटर के लिए, सेंट्रोइड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, इन सेंटर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। सर्कम सेंटर अपन मेथड से निकाल सकते हैं, ऑर्थो सेंटर के लिए मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, उससे निकल जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात सबको, चलो तो लिख लो तो इसको, फिर अपन ऑर्थो सेंटर पर आते हैं। लेट आए हो क्या मोहित माली, लेट आए हो क्या, तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ये तीन पर सब कुछ डायग्राम से दिख ही रहा है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं जो साइड के मिड पॉइंट से जाए और उसके परपेंडिकुलर होता है, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कम सेंटर होता है। ये तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होता है, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, ये लिख रखा है मैंने, मेथड बताया निकालने का, इसको एक्स सब कुछ लिखा हुआ है। लेट सर्कम सेंटर XY, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर कर दो, XY में इक्वेशन बनेगी, इसको कर दो, XY में एक इक्वेशन और बनेगी, XY में दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो दोनों को। इसे सर्कम सर्कल कह सकते हैं क्या, ये लिखा हुआ सर्कम सर्कल, ये लिखा हुआ है सर्कम सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। चलो लिख लिया क्या, पॉलीगन के वर्टेक्स और एक मिसिंग होता है, कोई प्रेयर नहीं करा रहा, अच्छा प्रेयर तो होनी चाहिए थी यार। चलो एक क्वेश्चन अपन सर्कम सेंटर पे कर लें, find the circum center and circumradius of circle, या ऑफ नॉट सर्कल, एग्जैक्टली सर्कल नहीं, ऑफ
of triangle whose vertices are 1, 2, 3, -2 and 4, 5। ठीक है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि इसका सरकम सेंटर निकालना है और इसका सरकम रेडियस निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट सरकम सेंटर इज एक्स वाई। सबसे पहले सरकम सेंटर एक्स वाई मान लेते हैं, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन ने कंडीशन क्या बोल रखी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, ये जो लिखा था अपन ने। ठीक है, क्या बोला था अपन ने, ओ ए इज इक्वल को ओ मान लिया सरकम सेंटर, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कर दो और ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर कर दो, या ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, कोई सा भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा अपने पास x -1 का होल स्क्वायर y -2 का होल स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर y +2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, -2x + 1 -4y + 4 -6x + 9 + 4y + 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो 4x - 8y = उधर ले जाएंगे तो 8, तो x - 2y = 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओ ए स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ओ बी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, राइट। ऐसे ही ओ बी स्क्वायर कितना होगा, ओ बी स्क्वायर x -3 का होल स्क्वायर y +2 का होल स्क्वायर = ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर कितना होगा, x -4 का होल स्क्वायर y -5 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, -6x + 9 + 4y + 4 = -8x + 16 - 10y + 25। इसको इधर ले लेते हैं 2x, इसको इधर ले लेते हैं 14y। ठीक है, और इधर आ जाएगा, ठीक है, 13 इधर गया तो 3, 28, तो मेरे पास आ गया x + 7y = 14, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x - 2y = 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, दोनों को माइनस करा तो ये कैंसिल हो गया। 9y = 12, तो x = 4/3, x = 4/3 इसमें रख देते हैं, तो 4/3 - 2y = 2, तो 2y = 4/3 - 2, 3 2 6, तो -2/3, तो y = कितना, -1/3। तो सरकम सेंटर आ गया आपके पास, कितना आ गया सरकम सेंटर, 4/3, -1/3 आ गया। अब सरकम रेडियस निकालना हो तो बता सकते हैं कैसे निकालेंगे, सरकम रेडियस कैसे निकालोगे, ये सरकम सेंटर है, तो सरकम रेडियस क्या था, बताओ बच्चों, सरकम रेडियस क्या था, इसकी इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे, या इससे डिस्टेंस निकाल लो, या इससे डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, गलत कर दिया है, क्या गलत कर दिया है भाई, कुछ गलत हो गया क्या, 4x - 8y, 9 में से 1 गया तो 8, कहां पे गलत हो गया, ओ बी स्क्वायर की जगह ओ ए स्क्वायर आएगा, यहां पे क्या, कोई को भी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, अरे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई से भी दो को इक्वल करना है, आइदर ओ ए स्क्वायर बराबर, एलिमिनेशन में देखें, एलिमिनेशन में बोल रहे हो क्या, 2 कैंसिल हो गया और ये भी हो गया,
तो दोनों को माइनस करा तो 9y इज इक्वल टू 12। अच्छा ये y होगा, ओ अच्छा ये y होगा, y इज इक्वल टू 4/3 रखेंगे, तो y इक्वल टू 4/3 रखेंगे तो फिर वो x आएगा। ओके ओके, y की जगह x लिख दिया ना। तो y यदि मैंने 4/3 रखा तो 4 2 जा 8/3, तो x इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 8/3, 3 2 जा 6 प्लस 8 14/3, है ना। तो y आ गया आपका 4/3 और x आ गया 14/3 प्लस का 4/3, सही है। ओबी स्क्वायर लिखा है, नहीं नहीं ओबी पे लगाया भैया, अरे ओबी पे ही लगाया है डिस्टेंस फॉर्मूला वैभव, ये है बी पॉइंट, ये नहीं है, ये बी पॉइंट है, तो ओबी स्क्वायर पे ही लगाया है और ओसी स्क्वायर पे ही लगाया है, ठीक है सही लगाया, फॉर्मूला का गलत आ रहा है, ओबी स्क्वायर ही तो निकाला है और ओसी स्क्वायर ही तो निकाला है। हाँ ठीक है, तो सरकम सेंटर आ गया 14/3, 4/3, राइट। तो सरकम रेडियस के लिए क्या करोगे बताओ बच्चों, सरकम रेडियस किसी से भी अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, OA निकाल लो या OB निकाल लो और या OC निकाल लो, सब इक्वल आएगी। तो लेट्स से यदि मैंने OA निकाली तो 14/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बाकी तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा लेना, तो बाकी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। चलो, एन साइड पॉलीगन और इंटीरियर एंगल में क्या रिलेशन है। एन साइड पॉलीगन और इंटीरियर एंगल में रिलेशन होता है कि उसके सारे एंगल्स का सम होता है n-2 इंटू पाई और उसका एक एंगल होगा डिवाइड बाय n। एन साइडेड पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल n-2 इंटू पाई बाय n होता है, n-2 इंटू पाई बाय n। ये तो वो कोई उत्कर्ष पूछ रहा था, ये वाला कोई क्वेश्चन उसका बीच में कहीं पर आ गया होगा, है ना। चलो इसको लिख लो, तो क्लियर है सरकम सेंटर सरकम रेडियस कैसे निकालना है सबको, है ना। चलो तो अब अपन ऑर्थो सेंटर पर आते हैं, इसको लिख लो। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। जितने भी एल्टीट्यूड्स बनेंगे उन सारे एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, एल्टीट्यूड्स क्या होता है, एल्टीट्यूड्स किसको बोलता है,
कि लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी अपन बोले तो ए से ये अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, बी से ये अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया और सी से अपन ने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। और तीनों परपेंडिकुलर जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। दिस इज कंपल्सरी, दिस इज प्रॉपर्टी। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। इसको अपन ऑर्थोसेंटर बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, इसको अपन ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। ठीक है। अब ऑर्थोसेंटर निकालने के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, पर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से अपन ऑर्थोसेंटर निकाल सकते हैं। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से अपन ऑर्थोसेंटर निकाल सकते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज में एक साथ लिखाऊंगा ट्राइंगल की। हाँ, इसमें एक आध पॉइंट आप जैसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें ऑर्थोसेंटर का एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर, इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये एक तरह से एक प्रॉपर्टी मान लो आप, एक प्रॉपर्टी मान लो, ठीक है। इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल, image of orthocenter of any triangle with respect to side, with respect to any side lies on circumcircle, lies on circumcircle. Image of orthocenter of any triangle with respect to any side lies on circumcircle. ठीक है, राइट। इमेज मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट। हाँ, मैं बता रहा हूं। इमेज मतलब क्या होता है कि आपने मान लो कोई भी एक लाइन देखी, तो इस लाइन में यदि आपको इस पॉइंट की इमेज चाहिए, इस लाइन में यदि आपको इस पॉइंट की इमेज चाहिए, तो इस लाइन में इस पॉइंट की इमेज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड पर आएगी। दैट इज इमेज। यहां से इसके परपेंडिकुलर एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पर आएगी, दैट इज कॉल्ड इमेज। मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होगी और ये जो लाइन होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ऐसा, इसको अपन इमेज बोलते हैं। ठीक है। हाँ, वो प्लेन मिरर, एक तरह से वो प्लेन मिरर वाला कंसेप्ट हो गया, सही बोल रहे हो, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू एनी साइड, मतलब ये हो गया आपका सर्कमसर्कल, ठीक है। ये सर्कमसर्कल हो गया, तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है, तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल है वो सर्कमसर्कल हो गया। तो अब यदि आप इस ऑर्थोसेंटर की इसके रेस्पेक्ट में इमेज निकालोगे, ठीक है, या इसके रेस्पेक्ट में इधर इमेज निकालोगे, या इसके रेस्पेक्ट में इधर इमेज निकालोगे, तो उसके ऑपोजिट साइड पर आएगी, सर्कमसर्कल पर आएगी। सबसे बड़ी बात कि वो फिक्स है, सर्कमसर्कल पर आएगी। मतलब यदि आप इस पॉइंट की इमेज यहां पे लेंगे तो एग्जैक्टली इस सर्कमसर्कल पर आएगी। दिस इज द मेन पॉइंट, एग्जैक्टली उस सर्कमसर्कल पर आएगी, दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। या इधर से आप लोगे तो ये इधर से यहां पे आएगी, या इधर से आप लोगे तो यहां पर आएगी, ठीक है, राइट। नहीं, लोकस थोड़ी ना बोलेंगे उसको, लोकस कहां पे आ गया, लोकस नहीं होगा, लोकस नहीं बोलेंगे। कैसे आएगी उसको भी समझ लेते हैं अपन। लेट्स से ये H है और ये मान लेते हैं अपन H डैश, इसको मान लेते हैं H डैश, ठीक है। देख ले कैसे कैसे आएगी, वो भी अपन देख लेते हैं। देखो, किसी भी पॉइंट की किसी में इमेज यदि आपको प्रूव करनी है तो दो चीजें प्रूव करनी है, कि एक तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, नंबर वन, एंड नंबर टू
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो तो मैं इमेज बोल सकता हूं ना। आप ये बता दें कि ये परपेंडिकुलर है पहली चीज तो, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो मैं कंफर्म इस पॉइंट की इमेज उस पॉइंट को बोल सकता हूं ना। ठीक है, बिल्कुल सही। नहीं, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट, हाँ कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो परपेंडिकुलर तो आ ही रहा है, ये जो है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर तो आ ही रहा है ना। मुझे बस एक चीज प्रूव करनी है कि ये दोनों साइड इक्वल प्रूव कर दूं, मतलब मुझे बेसिकली DH इज इक्वल टू DH डैश बताना है। नहीं, यदि ये आ गया DH इज इक्वल टू DH डैश आ गया, ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा ना, बिल्कुल प्रूव हो जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखना डायग्राम, बहुत ही ध्यान से डायग्राम देखना बेटा, बहुत ही ध्यान से। मैंने लेट्स से इसको ज्वाइन कर दिया और लेट्स से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो यदि मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों, एंगल एच डैश बी सी इज इक्वल टू एंगल एच डैश ए सी, तो बता सकते हो कैसे बोला होगा मैंने? एच डैश बी सी एच डैश ए सी, तो बता सकते हो कैसे बोला होगा मैंने? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सेम आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। ये आर्क लिया, देखो सारे बच्चों देखो तो इधर, ये आर्क लिया, इस आर्क ने ये वाला एंगल इधर सबटेंड करा है, और इसी आर्क ने ये एंगल इधर सबटेंड कर रहा है। दिख रहा है क्या? एच डैश सी आर्क में देखो तो बच्चों, दोनों एंगल जो है वो एच डैश सी आर्क सबटेंड कर रहा है सर्कल पर, और ये मेरे ख्याल से सबको पता होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क सेम, तो वो सेम ही होता है ना। क्लियर है यहां तक की बात सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे अच्छी बात, ये वाला एंगल मुझे पता है, ये वाला एंगल मुझे पता है, एच डैश ए सी 90 माइनस सी। बताओ बच्चों, 90 माइनस सी दिख रहा है? ये 90 माइनस सी कैसे लिखा होगा मैंने? 90 माइनस सी दिख रहा है कैसे लिखा होगा? ठीक है, कैसे लिखा होगा? ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल सी है, तो इसलिए बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस सी होगा। आई बात समझ में? ये वाला एंगल सी है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस सी होगा, और यदि ये एंगल 90 माइनस सी हो गया तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस सी होगा। ठीक बात? ठीक है, ये 90 है तो अगेन ये वाला एंगल सी हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, ये एंगल सी हो जाएगा? कोई डाउट है यहां तक किसी को? नीचे 90 माइनस सी कैसे? ये लिखा हुआ बेटा, यहां पे देखो तो, ये लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, आयुष लिखा हुआ है बोर्ड पे, एच डैश बी सी बराबर एच डैश ए सी, पहले ये था, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया। चलो बढ़ो आगे, तो ये एंगल सी हो गया ना। एंगल, अब दूसरा एंगल मैं यहां से देख रहा हूं, अब आप डायग्राम देखना तो बेटा, ये 90 है, ये 90, ये वाला एंगल भी तो 90 माइनस सी होगा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस सी होगा। क्यों होगा? ये वाला एंगल भी 90 माइनस सी होगा, कैसे होगा? अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा? ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल बीईसी ले सकते हो, ट्राइंगल बीईसी, ट्राइंगल बीईसी, जैसे अपन ने एडीसी लिया था ना, जैसे एडीसी में क्या हुआ था? ये सी था, ये 90 माइनस सी था, बिल्कुल ऐसे ही यदि आप बीईसी लोगे तो ये 90 है, ये सी है, तो ये 90 माइनस सी होगा कि नहीं होगा? बोलो।
फिर से देख लो, फिर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो BEC, BEC 90, C तो 90 माइनस C होगा, और ये 90 माइनस C हुआ, और ये 90 है, तो वापस से इसको भी C बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तो इसलिए इसलिए ट्राइंगल BDH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDH डैश। तो CPCT से अपन बोल सकते हैं तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में यदि दो एंगल भी सेम हो जाते हैं और एक साइड कॉमन भी हो गई है, BD साइड कॉमन हो गई है, दो एंगल सेम और BD कॉमन, तो RHS बोल लो या SSA बोल लो, है ना, तो उससे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से अपन बोल सकते हैं HD या DH इज इक्वल टू DH डैश। और बस यही आपको प्रूव करना था एक तरह से इनडायरेक्टली, नहीं, DH इज इक्वल टू DH डैश हो गया, तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी इमेज यही आएगी। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? फिर से समझ लो, मैं रिपीट कर देता हूं ब्रीफली। सबसे पहले मैंने क्या करा था, सबसे पहले मैंने ये एंगल इधर देख लो, तो ये दोनों एंगल इक्वल बताए थे। कैसे? एंगल इन द सेम सेगमेंट, H' ने इधर बनाया और H' ने इधर बनाया, तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, और ये एंगल मुझे 90 माइनस C पता लग गया था। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में ये 90 था, ये C था, तो 90 माइनस C, तो ये भी 90 माइनस C, ये दोनों एंगल 90 माइनस C हो गए थे। उसके बाद मैंने क्या करा, सेम काम इस वाले ट्रायंगल से करा था, तो ये 90 था, ये C था, तो ये 90 माइनस C हो गया था, दोनों एंगल इक्वल है, और ये 90 माइनस C है, तो ये भी C हो गया, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ऑर्थो सेंटर निकालने का डायरेक्टली ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं अपने पास। एक फॉर्मूला होता है लेकिन बहुत बेकार सा फॉर्मूला, उसको यूज तो नहीं करते अपन, फॉर्मूला मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। एक प्रॉपर्टी अभी मैं लिखाऊंगा आपको, उस प्रॉपर्टी का यूज करके अभी आप ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो, उस प्रॉपर्टी का यूज करके अपन ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। में मेजर डिफरेंस क्या है, पीयूष पूछ रहा है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में मेजर डिफरेंस ये है बेटा कि ये जो मैंने एल्टीट्यूड बनाया है ये मिड पॉइंट पे मीट नहीं करता है। ठीक है, देखो चारों पॉइंट्स में डिफरेंस जो है, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन चारों में इसलिए डिफरेंस है क्योंकि चारों लाइंस अलग है। कौन कौन सी चारों लाइंस? मीडियन, सेंट्रोइड किसका इंटरसेक्शन पॉइंट था? मीडियन का, ठीक है। इन सेंटर किसका था? एंगल बाइसेक्टर का। सर्कम सेंटर किसका था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। और ऑर्थो सेंटर किसका? एल्टीट्यूड्स का। चारों लाइंस अलग है तो चारों पॉइंट अलग है अपने पास, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब अपन यहां से एल्टीट्यूड बना रहे हैं तो ये मिड पॉइंट होना कंपलसरी नहीं होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में वो मिड पॉइंट से जाता है, वो मिड पॉइंट से जाता है, तो यहां पे मीट करना कंपलसरी नहीं है। मतलब जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा ना, मैं जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, से मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, यहां पे बना, अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ना तो यहां पे जाए, यहां से जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज द डिफरेंस इन एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा। ठीक है, सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ओम बोल रहा है कि ऑडियो लो है, आवाज सबको आ रही है? सबको आ रही है बेटा? ओम, ओम सबको आवाज आ रही है? चलो लिख लिया ये सबने, ये लिख लिया क्या सबने? एच सर, एच बी सी और एच डैश ए सी इक्वल क्यों होंगे? एच बी सी और एच डैश बी सी, एच डैश बी सी और एच डैश ए सी, बताओ, आप बताओ। मैंने बताया था अभी, मैंने बताया था अभी, कोई पूछ रहा है ये इक्वल क्यों होंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट और सबटेंडेड बाय सेम आर्क। एच डैश सी से बनाओगे तो सेम एंगल, ये प्रॉपर्टी याद है कि नहीं सर्कल में?
कि एक आर्क से बनाते हैं तो ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए। चलो लिख लो तो इसको। चलो कुछ प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल से रिलेटेड, लिख लो तो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल centroid in center, circumcenter and orthocenter all coincide. As all lines median angle bisector as all lines median angle bisector perpendicular bisector median angle bisector perpendicular bisector और एक और कौन सी लाइन थी, altitude are same. Second, in any triangle orthocenter, centroid and circumcenter are collinear and centroid divides this line in 2:1. G, H and O 2:1. This is orthocenter, centroid and circumcenter. और एक थर्ड पॉइंट और, इमेज वाला तो लिखा ही दिया था आपको, एक थर्ड पॉइंट और है कि इन isosceles triangle centroid
इन सेंटर सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑल आर कोलिनियर। ठीक है, चलो एक बार पॉइंट लिख लो तो। कौन सा वाला डायग्राम? ये वाला? अभी रुक जाओ, अभी मैंने समझाया, अभी डायग्राम अभी समझाया नहीं मैंने, रुक जाओ अभी समझाता हूं, अभी रुको तो सही। एक बार तीनों पॉइंट्स लिख लो तो फिर अपन वन बाय वन पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक दो पॉइंट और है, शायद वो मैंने बताए थे कि नहीं बताया था, अभी बताने, हाँ मैं बताता हूँ अभी। एक दो पॉइंट और इसमें लिख दूंगा, क्या नहीं लिख पाऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें चारों पॉइंट्स के लिए बोला है मैंने, इसमें चारों पॉइंट्स के लिए बोला है, इसमें तीन ही पॉइंट के लिए बोला है मैंने। ये डिफरेंस, चलो देख लिया क्या सबने? चलो फर्स्ट पॉइंट है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की यदि अपन बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, चारों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। चारों एक ही होते हैं। आप बोलोगे क्यों चारों एक ही क्यों होंगे सर? क्योंकि चारों लाइन से एक ही होती है। आप मीडियन बनाओगे तो वही एंगल बाइसेक्टर बनेगा, वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, वही आपका एल्टीट्यूड बनेगा। तो जब चारों लाइन सेम है तो चारों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी सेम ही आएगा ना? चारों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी सेम ही आएगा ना? फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कैसे, मैं बता देता हूं कैसे। इधर देखो तो, मान लो मैंने बनाई है मीडियन, मैंने बनाया मीडियन, तो मीडियन बनाया तो ये मिड पॉइंट हुआ, मतलब ये इक्वल टू ये हुआ, ये दोनों इक्वल है ही सही, इक्विलेटरल है, सारी साइड्स इक्वल है, और ये साइड कॉमन हो गई तो ये साइड कॉमन, ये इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो गई। नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल, लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर है तो फिर ये 90 भी होगा, तो ये लाइन एल्टीट्यूड भी हो गई, और ये मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई। बोलो बच्चों, है कि नहीं? अपन ने तो केवल मीडियन बनाई थी, मैंने तो केवल मीडियन बनाई थी, तो मीडियन मैंने बनाया तो मैंने देखा अरे यार ये दोनों एंगल भी इक्वल हो रहे हैं इसमें, तो ये दोनों 90-90 भी आ रहे हैं, तो यही एंगल बाइसेक्टर बन गया, यही एल्टीट्यूड बन गया, और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। क्लियर है सबको? बात आ गई समझ में? ठीक है, राइट। तो ये तो इसलिए एक क्वेश्चन में बताता हूं, एक क्वेश्चन ही एक पॉइंट में बताता हूं। कभी भी आपको लगे जो ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए हैं, है ना? अब आपसे पूछा जाए इन सेंटर निकालना है या कुछ और निकालना है, अब इन सेंटर का फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है, तो निकालेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है ऐसे। तो आप सबसे पहले क्या करो कि साइड्स निकाल लो, और इन सेंटर के लिए वैसे भी साइड निकालनी पड़ेगी, इन सेंटर के लिए तो वैसे भी साइड निकालनी पड़ती है, कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले आप
साइड निकाल के चेक कर लो कि कहीं ट्राइंगल कोई स्पेसिफिक टाइप का तो नहीं आ रहा, क्योंकि यदि ट्राइंगल मान लो पता लग गया मुझे इक्विलेटरल है, तो अब यदि मुझे ये पता लग गया इक्विलेटरल है, अब मुझे इन सेंटर भी पूछेगा या सरकम सेंटर भी पूछेगा या ऑर्थो सेंटर भी पूछेगा, तो मैं क्या निकालूंगा? सेंट्रोइड। क्योंकि सबसे आसान अपने लिए क्या होता है, सबसे आसान इन चारों में से यदि निकालना हो तो सबसे आसान क्या है? सेंट्रोइड अपने लिए, यदि ट्राइंगल के वर्टेक्स आपको गिवन है। तो इसलिए आप कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे ना आपको, तो आप सबसे पहले ट्राइंगल की साइड निकाल के ये चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल बन रहा हो, या भी एक दो राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी बताऊंगा ऐसा कुछ बन रहा हो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो सेकंड, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। बिल्कुल डायग्राम से याद रखना, मैं इस पॉइंट को बस इसी डायग्राम से याद रखता हूं, बाकी और मेरे को याद नहीं रहता, इस डायग्राम को दिमाग में रखता हूं मैं हमेशा। ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? एल्टीट्यूड का, तो मतलब एल्टीट्यूड पर ही आएगा ना, कुल मिला के कहीं पे भी आएगा तो एल्टीट्यूड पे ही। सेंट्रोइड किसका होता है? मीडियन का, तो मीडियन पे ही आएगा ना। सर्कम सेंटर किसका होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आएगा ना। तो ये मान लो कि मैंने ये एल्टीट्यूड बनाया हुआ है, ये मैंने मीडियन बनाई हुई है, और मीडियन बनाओगे तो ये मिड पॉइंट पे जाएगा ना, और ये फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो ये मिड पॉइंट से जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। तो इसलिए मैंने मान लिया कि यदि ये एल्टीट्यूड है तो मान लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर यहां पे आ रहा है, सेंट्रोइड यहां पे आ रहा है, और सर्कम सेंटर यहां पे आ रहा है, नहीं तो ये यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी दो चीज बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज बोलती है प्रॉपर्टी, कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर तीनों कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, नंबर वन, एंड नंबर टू, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। एंड नंबर टू कि जो सेंट्रोइड है, मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर यही लेना पड़ेगा आपको, ऑर्डर यही लेना है। और जो सेंट्रोइड है वो इस ऑर्थो सेंटर से सर्कम सेंटर वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और ये उससे आती है प्रॉपर्टी, जो सेंट्रोइड वाली प्रॉपर्टी ना, ये आपको बताओ ना, सेंट्रोइड 2:1 में करता ही है, ये तो याद है सबको, है ना। सेंट्रोइड 2:1 में होता है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्राइंगल में आपको पता होगा कि साइड्स का रेशियो सेम होता है ना, तो इसलिए ये रेशियो 2:1 का था, तो ये रेशियो भी 2:1 का होगा। अगली बात समझ में? एल्टीट्यूड मीडियन के आगे नहीं आ सकता है, आ सकता है, मतलब वो उल्टा हो सकता है, फिर एक्चुअली फिर उल्टा होगा, मतलब फिर सर्कम सेंटर इधर आएगा, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर, और फिर ये 2:1 जो मैंने ऐसे लिखा है ना, वो ऐसे 2:1 हो सकता है, मतलब ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे मान लो मैं डायग्राम ऐसा बनाऊं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ऐसा। तो अब यहां पे सर्कम सेंटर आ गया ओ, और ये आपका सेंट्रोइड आ गया, और ये आपका ये आ गया, है ना। तो अब ये 2:1 का होगा, ये 2:1 का होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब कुल मिला के वो जो रेशो 2:1 बोल रहा हूं ना मैं, मेन वो उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो आपको ऑर्थो सेंटर से सेंट्रोइड वाला जो पार्ट है वो 2 लेना है, और सेंट्रोइड से वाला पार्ट 1 लेना है, बस। अब भले वो इधर उधर कैसे भी हो सकता है, बस ये पॉइंट। आई बात समझ में, है ना। और एक लास्ट पॉइंट है कि इन आइसोस्केलस ट्रायंगल सेंट्रोइड इन आइसोस्केलस ट्रायंगल सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, है ना। मतलब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट में दो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब दो क्या, एक ही डिफरेंस है इनफैक्ट, कि मैं बोल रहा हूं कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं, वो हर ट्रायंगल में होते हैं। आइसोस्केलस के लिए एक चीज मैंने और बढ़ा दी कि उसमें चारों ही कोलिनियर होते हैं। आइसोस्केलस के लिए उसमें चारों ही
कोलिनियर होता है, बस दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और लिखनी है आपको, in right angle triangle, orthocenter will be at the point where right angle has formed and circumcenter is the midpoint of hypotenuse. ठीक है, नहीं आइसोस्केलस जैसे ये वाला रेशो तो होगा ही होगा पीयूष, आइसोस्केलस में ये वाला रेशो तो आइसोस्केलस में भी होगा, ये तो दोनों पे लगेगा, इसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। आइसोस्केलस में भी ये रेशो तो लगेगा ही लगेगा, बाकी और रेशो फिक्स नहीं है, बाकी जो आप बोलो कि उसका इन सेंटर का वो रेशो फिक्स नहीं है उसमें। ठीक है, और ये भी मेरे ख्याल से बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, हो सकता है आप लोगों ने यूज भी करी होगी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल orthocenter will be at the point where right angle has formed. कि राइट एंगल ट्राइंगल की यदि अपन बात करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका ऑर्थो सेंटर होता है, फिक्स है हमेशा, ये ऑर्थो सेंटर होता है, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ये क्या होगा आपका सर्कम सेंटर होगा, याद है। ठीक है, हाँ भाई देखो ये ऑर्थो सेंटर तो क्यों होगा, क्योंकि यदि मैं इसके ऊपर बोलूं एल्टीट्यूड तो ये एल्टीट्यूड है, एक तरह से ए भी एल्टीट्यूड है, इसके ऊपर एल्टीट्यूड बोलूं तो ये बीसी भी एल्टीट्यूड है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एल्टीट्यूड, दोनों एल्टीट्यूड का क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। नहीं, बी पॉइंट आप देखो तो बी पॉइंट जो है वो ए बी और सी बी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, है ना। और बाकी ये सर्कम सेंटर क्यों होगा ये बता सकते हो, ये सर्कम सेंटर वो प्रॉपर्टी याद है सेमी सर्कल वाली, हाँ वो सेमी सर्कल वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि आप जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी सर्कल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल में याद आ रहा है कुछ, राइट एंगल ट्राइंगल में जब कोई भी सर्कल बनाओगे तो ये जो है ये सेमी सर्कल बनेगा, तो ये सेमी सर्कल बनेगा तो डेफिनेटली ये लाइन डायमीटर हो गई, तो ये लाइन डायमीटर हो गई तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर। ठीक है, बस उसका यूज करा है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अब इसमें आगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये जैसे ये है ना ऑर्थो सेंटर के लिए जो मैं बता रहा था कि ऑर्थो सेंटर, हाँ कैसे, कौन सा ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा, ये ऑर्थो सेंटर ही बनना है ना, ये एल्टीट्यूड है, दिस इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कैसा बोलते हो, इस पे यहां से एल्टीट्यूड क्या होगा, ये रहा, ये होता है ना एल्टीट्यूड, तो ये एल्टीट्यूड ही है ए बी, और ये भी एल्टीट्यूड है, तो दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, दो का निकालो या तीन का निकालो सेम ही आएगा ना, दो एल्टीट्यूड का निकालो या तीन का निकालो वो तो सेम ही आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक तरह से ये बी जो पॉइंट है वो दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है अपने पास।
अच्छा, ऑर्थो सेंटर निकालने का जैसे एक मेथड जो मैं बता रहा था ना, ऑर्थो सेंटर निकालने का एक मेथड ये है मेरे पास कि देखो मैं आपको मान लो ट्राइंगल के वर्टेक्स दे दूं, लेट्स से मैंने बोला A2,1, B बोला -4,3 और C मैंने बोला 0,5, ठीक है। तो सेंट्रोइड निकल जाएगा इसका। सेंट्रोइड निकालना तो सबको आता ही है, 2 - 4 + 0/3 दैट इज -2/3 आ गया, है ना। और 1 + 3 + 5/3 9/3 दैट इज 6/3, 5 3 8 9 3 आ गया। तो सेंट्रोइड आ गया। सरकम सेंटर आज अपन ने निकाला ही था, सरकम सेंटर निकाला था, सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर निकल जाएगा, राइट। तो सरकम सेंटर निकल जाएगा, ठीक है। अब आप लाइन बना लेना, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, इसको अल्फा बीटा मान लेना, ठीक है। ये सेंट्रोइड हो गया, -2/3,3 हो गया। ये मान लेते हैं कुछ आ गया मेरे पास x1, y1, ये भी आ गया, ये 2:1 का है। तो 2 × x1 + α/3 = 2 -2/3 2 × y1 + β/3 = 3, ठीक है। अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा अपने पास। इससे आप निकाल सकते हो ऑर्थो सेंटर। अभी अपने पास सबसे अच्छा मेथड ये है ऑर्थो सेंटर निकालने का। और या फिर राइट एंगल ट्राइंगल पता लग जाए तो डायरेक्ट निकल जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल पता लग जाए तो डायरेक्ट निकल जाएगा आपके पास। क्लियर है? बोलो बच्चों, निकाल सकते हो? ये ना, यही क्वेश्चन ही है, यही क्वेश्चन ये है कि सेंट्रोइड आ जाएगा। भाई देखो, सेंट्रोइड निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है सेंट्रोइड निकालने में किसी को, ठीक है। सरकम सेंटर अभी आज बताया, सरकम सेंटर के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, और फिर सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अभी एक बार इसको पूरा कर लें, फिर अपन क्वेश्चंस में दे दूंगा भले उस पर। इसमें एक दो चीजें और मेरे को बतानी है। एक एक्स सेंटर अपना बच गया यार, एक सेंटर भी तोड़ना है, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है? एक्स सेंटर क्या होता है कि ट्राइंगल की दो साइड, जैसे इन सेंटर होता है ना, इन सेंटर, वैसे एक्स सेंटर है। तो एक्स सेंटर क्या होता है कि आप ट्राइंगल की दो साइड को प्रोड्यूस कर दो, ट्राइंगल की दो साइड को आप प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। ये दो एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल, दो एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, दिस इज कॉल्ड एक्स सेंटर, ठीक है। दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल एंगल का जो बाइसेक्टर है दैट इज कॉल्ड एक्स सेंटर। ऐसे तीन एक्स सेंटर होंगे, एक इधर बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही एक इधर बनेगा, बनेगा, और एक इधर बनेगा। लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। कोऑर्डिनेट्स भी आप देखोगे ना, कोऑर्डिनेट्स भी तो सेम इन सेंटर की तरह है, सेम इन सेंटर की तरह ही है। I1 -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन -a + b + c -ay1 + by2 + cy3
माइनस ए प्लस बी प्लस सी, I2 ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c, और I3 ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c, and ay1 plus by2 minus cy3 upon a plus b minus। इसको x1 y1 माना हुआ है अपन ने, इसको x1 y1 माना हुआ है, इसको x2 y2 माना हुआ है, और इसको x3 y3 माना हुआ है। ठीक है, हाँ बस नेगेटिव साइन, जैसे a के ऑपोजिट वाला ले रहे हो तो a को नेगेटिव ले लेना, b के ऑपोजिट वाला लोगे तो b को नेगेटिव ले लेना, और c के ऑपोजिट वाला लेंगे तो c को नेगेटिव ले लेना। बाकी पूरा फॉर्मूला वही इन सेंटर वाला ही चल रहा है, वो पूरा फॉर्मूला इन सेंटर वाला ही चल रहा है बेसिकली। चलो लिख लिया क्या? नहीं लिखा? नेक्स्ट आता है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको ही पता है, बता देते हैं एक बार। एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट द वर्टेक्स आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो डिटरमिनेंट से लिख सकते हो आप हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, डिटरमिनेंट से भी लिख सकते हो, और या फिर दूसरा तरीका हाफ मॉड। कोऑर्डिनेट में कभी भी आप डिस्टेंस निकालो या एरिया निकालो, मॉड लगाना कंपलसरी है, मॉड लगाना कंपलसरी है। हाफ मॉड, देखो सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं तो ऐसे लिखता हूं x y माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। 1 2 3 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 1 and 3 1 2। ठीक है, इसमें बस एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जब रिवर्स कैलकुलेशन करो
तो मॉड लगाना मत भूलना, मॉड लगाने की बात ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपसे फाइंड अल्फा इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 2 comma minus 3 4 comma 5 is 4 square unit। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हाफ x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y इज इक्वल टू 4। ये होगा, तो 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, ये आएगा माइनस 8 अल्फा, 4 2 जा 8, 5 minus 1 4 2 जा 8 माइनस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 16 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 6 अल्फा प्लस 24 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, 2 कॉमन लेके हटाएंगे तो ये इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बस यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको मॉड लगाना है, एरिया कभी भी किसके वैल्यू के इक्वल करें तो मॉड लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो मॉड लगाना यदि नहीं भूलोगे 8 आएगा ना, सॉरी 4 2 जाएगा 8 आएगा तो 4 आएगा, तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। इससे दो वैल्यू आपके पास अल्फा की आ जाएगी। ठीक है, -8 तो एक अल्फा आएगा 8/3 और एक अल्फा आपके पास आ जाएगा -16/3। ठीक है, बस वो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल ले तो। ठीक है, बाकी तो यूज कर ही रखा आपने। ठीक है, इक्विलेटरल का एरिया याद होगा सबको, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया याद है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 √3/4 a स्क्वायर। हाँ, दो आएंगे तो इसे ग्राफ वो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो ये है तो वो एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, ऐसे होता है एक्चुअली। एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा होगा, मतलब ये दोनों फिक्स है, 2 पॉइंट फिक्स है, तो एक ऊपर बनेगा ट्राइंगल और बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक ट्राइंगल नीचे बनेगा, इसलिए वो 2 ट्राइंगल आते हैं उत्कर्ष। बस एक चीज मुझे और बतानी है तो वो पूरा हो जाए, नहीं तो फिर टेस्ट में उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत होगी ना। बस एक लास्ट चीज और बतानी है। अब इसमें देखो कभी जैसे वो पेंटागन या हेक्सागन ऐसा कुछ पूछ लेना, बहुत सी बार क्वेश्चन मिलेगा आपको, पेंटागन का एरिया बताना है, हेक्सागन का एरिया बताना है, कुछ इस टाइप से वो पूछ सकता है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, ट्राइंगल में डिवाइड करके उसका एरिया निकालेंगे, डायरेक्टली उसका कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं। ठीक है ना, बेटर यह है कि उसका अपन क्या है कि ट्राइंगल का ही अपन निकालेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसा मान लो मैंने आपको पेंटागन दे दिया, अब ये भी दे रखा है, 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 ये भी दे रखा है। ठीक है, दोनों दे रखा है, राइट। सौरभ वो इतना प्रिसाइसली नहीं पूछेगा अपने से पॉइंट, वो रूट की फॉर्म में पूछता है, रूट की फॉर्म में।
ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालना हो तो इसको अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल में डिवाइड कर लेंगे, इसको ट्राइंगल में डिवाइड कर लेंगे, इसको यहां से ज्वाइन कर देना, इसको यहां से ज्वाइन कर देना, 3 ट्राइंगल बन जाएंगे, ये ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, तीनों को ऐड कर लेना, है ना। हाँ याद है ये, बहुत बढ़िया, वेरी ठीक है। बस तो इसमें एक लास्ट अपना ले लेते हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। Condition for collinearity of 3 points. x1, y1, x2, y2 and x3, y। ठीक है, तो सबसे सिंपल तो क्या है, सबसे सिंपल तो यह है कि यदि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यस एग्जैक्टली, सबसे सिंपल तो क्या है, सीधा सीधा उसका एरिया 0 कर सकते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0। हाफ आता है, हाफ को उधर ले जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास। सबसे सिंपल कंडीशन तो यही है, कभी भी कोलिनियरिटी क्या है, डिटरमिनेंट आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। दूसरी एक कंडीशन है कि स्लोप इक्वल कर सकते हो आप, स्लोप को इक्वल कर सकते हो। स्लोप वाला कि अभी आप लोगों ने निकाला नहीं होगा, तो इसलिए स्लोप वाली कंडीशन अभी यूज तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी और इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी, ठीक है। किसी भी एक, कोई से भी दो को इक्वल, तीनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तीनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तीनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं, केवल दो को लिख देना, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, AC y3 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x, या BC का भी लिख सकते हो, कोई भी दो को इक्वल कर दो, तीनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बस दो को भी इक्वल कर दोगे देन आल्सो इट इज सफिशिएंट, ठीक है। वो अभी अपन लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे ना, वहां पे बताऊंगा मैं, ये वाली चीज एक्चुअली लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड है, वो अभी आप, इसीलिए अभी तो बेस्ट यही है आपके पास, बाकी दोनों पॉइंट जो है आगे यूज करेंगे। और एक थर्ड पॉइंट भी है, ठीक है, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through any 2 points। अब ये भी अभी आप यूज तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, राइट, कि दो पॉइंट से पास होने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल लो आप, ठीक है, एंड सेटिस्फाई थर्ड। भाई तीनों पॉइंट यदि एक ही लाइन पर है, तीनों पॉइंट यदि एक ही लाइन पर है, तो कोई से भी दो पॉइंट से पास होने वाली मैं लाइन की इक्वेशन यदि निकालूंगा तो थर्ड वाला पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक ये वाली कंडीशन भी होती है, ठीक है ना, एक ये वाली कंडीशन भी होती है उसमें, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, पर वो अपन यूज नहीं करते, मतलब वो बच्चों वाली कंडीशन हो जाती है एक तरह से, ठीक है ना। तो अपने लिए तो मेन ये है, और या फिर अपन ये वाली यूज कर लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट में किस हिसाब से लिखा, x1 x2, ये वो एरिया को रीअरेंज करके लिखा है अपन ने, तो डिटरमिनेंट में रीअरेंज करके लिखा है ना, रीअरेंज करके लिखा है, कुछ अलग से वो नहीं लिखा। इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल,
हाँ, एक तरह से ऐसा ही बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल। ठीक है, तो अभी तो आप बेस्ट है कि इसको यूज कर लेना, क्योंकि ये तो लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यदि कोलिनिटी प्रूव करनी है, चेक करनी है, कुछ वैल्यू निकालनी है, सीधा सीधा इसको कर लेना। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा ना, इसको एक्सपांड करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। अपना बिगनर बॉक्स 2 का सेक्शन कंप्लीट हो गया है अब। ठीक है, तो अभी पहले बिगनर बॉक्स 2 कर लेना, राइट, और उसके बाद फिर आप रिवाइज कर लेना जो भी है। पहले बिगनर बॉक्स 2 कर लेना, पहले ना बिगनर बॉक्स 2 कर लेना, ठीक है ना, बिगनर बॉक्स 2 पहले कर लेना, मैं अभी सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, चलो अभी तो यार पीछे चल रहा है पीयूष, अभी तो कम से कम अपन 4-5 लेक्चर पीछे हैं यार, है ना। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, अच्छे से देना, चलो बाय, हैप्पी दशहरा, सभी को हैप्पी दशहरा।